हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अवधेश और आप मुझे देख रहे हैं कीमो मंत्रा चैनल पर। और आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मोशन को। तो आइए शुरू करते हैं मोशन को। मोशन क्लास 9th का सबसे अच्छा चैप्टर भी होता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये होता है कि बच्चे ये बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स इससे नहीं होते हैं। तो हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे ताकि सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर पाएँ। इवन न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सबको बन पाए, सबसे न्यूमेरिकल बन पाए। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो न्यूमेरिकल सबसे बनते हैं, लेकिन जब बच्चे कॉन्सेप्ट को ना सीख करके सीधा न्यूमेरिकल पे जंप कर जाते हैं तो उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो इनिशियली हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल जरूर बनेगा। क्लियर है? ओके। तो हम लोग मोशन को शुरू कर रहे हैं और मोशन में कुछ टॉपिक्स है जो आज हम लोग कवर करेंगे। मोशन में पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक यही है कि सबसे पहले हमें सीखते हैं कि रेस्ट क्या होता है सर और मोशन क्या होता है। ठीक है? ओके। रेस्ट एंड मोशन के कंसेप्ट को आज हम लोग सीखेंगे कि कौन सी बॉडी को हम रेस्ट में कहते हैं। रेस्ट का एक अलग नाम है जिसको हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है? तो रेस्ट और मोशन हो गया। दूसरी चीज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्लियर होगा? तो इन सभी चीजों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट एंड मोशन, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मोशन। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे हम लोग सीख रहे हैं मोशन को। देखें, स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। देखो, दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उनके दो ही स्टेट पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो वो रेस्ट में हो सकता है, एक तो वो मोशन में हो सकता है। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट है जो तुम्हारे अराउंड जो दिख रहा हो कि रेस्ट और मोशन के अलावा कोई और भी तीसरा ऑब्जेक्ट ऐसा है, कोई तीसरा स्टेट है? नहीं ना। या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। तो सबसे पहली बात हम लोग सीखने वाले हैं कि रेस्ट क्या चीज होती है और मोशन क्या चीज होती है। डेफिनेशन साथ साथ हमारे लिखेंगे और चीजों को नोट्स बनाते चलेंगे मेरे साथ। ओके, पेन कॉपी निकाल लीजिए सभी लोग। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे लिखा है रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? अगर मान लो तुम एक ट्रेन के डब्बे में बैठे हो, ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हो, ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक डब्बे में बैठे हुए हो, और यहाँ पर एक ए भी बैठा है। ए, इसका नाम ए है, और यहाँ पर एक बैठा है बी, इसका नाम बी है। क्लियर हुआ? तो और ट्रेन इधर चल रही है वी वेलोसिटी के साथ। ठीक है? तो ट्रेन वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ए ने बी को कहा कि तुम रेस्ट में हो, तो क्या उसने कोई झूठ बोला? नहीं ना। उसने कहा, ए ने बी से कहा कि तुम रेस्ट में हो। इसका मतलब ए ने कहा बी तुम रेस्ट में हो विद रिस्पेक्ट टू मी। मतलब ए की तुलना में बी की पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज नहीं हो रही है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ए बी रेस्ट में है ए की तुलना में, ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है? तो हमने यहाँ पर ए को एज अ रेफरेंस पॉइंट रिगार्ड कर लिया और बताया कि बी रेस्ट में है, और इसी प्रकार से ए भी क्या होगा? रेस्ट में होगा विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब एक दूसरे की तुलना में दोनों क्या है? रेस्ट में है। तो अगर हम ऐसी बातें बोलें कि रेस्ट को डिफाइन करने के लिए कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डज नॉट change position continuously with respect to सराउंडिंग। सराउंडिंग की तुलना में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लगातार नहीं बदल रही हो तो उस बॉडी को क्या बोलेंगे? वो बॉडी रेस्ट में है। अब ऑब्जर्व करिए कि अपने अराउंड जहां भी बैठे हो उसके अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं क्या उनकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है?
तुम्हारे रेस्पेक्ट में, तुम्हारी तुलना में। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा यहाँ पे ट्राइपॉड रखा है, तो क्या मेरे से ट्राइपॉड की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है? नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइपॉड क्या है, मोबाइल क्या है, रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू मी। ये बोर्ड क्या है, रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू मी। ये बोर्ड रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू वॉल। एयर बोर्ड रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो इसी प्रकार से हम रेस्ट को और मोशन को डिस्क्राइब करेंगे कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। तो सिंपली अगर मोशन में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? कोई बॉडी मोशन में कब है? जब उसकी पोजीशन लगातार बदल रही हो उसके सराउंडिंग के तुलना में, उसकी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। तो बोलेंगे अ बॉडी इज said to be in body said to be in motion when it change position continuously with respect to surrounding. क्लियर? with respect to सराउंडिंग के साथ उसकी पोजीशन लगातार बदल रही हो तो वो कहलाएगा बॉडी मोशन में होगा। ठीक है। अब समझिए जरा, जैसे कि आप किसी रोड के किनारे खड़े हैं और आप सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करके देख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई कार जा रही है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि कार की पोजीशन लगातार बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू मी, सो वी कैन से दैट कार इज इन मोशन। क्लियर हुई बात है? और बगल में कोई ट्रीज है, कोई इलेक्ट्रिक पोल्स है, कोई हाउसेस हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में हमारी पोजीशन अगर लगातार बदलेगी तो हम बोल सकते हैं कि हम मोशन में हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में अगर लिखना हो तो हम क्या लिख देंगे? एग्जाम्पल के रूप में लिखना हो तो लिख देंगे ट्रीज, लिख देंगे। जो भी ट्रीज है वो सभी कैसे हैं? रेस्ट में है। ट्री तो चलता नहीं है। ओके। अच्छा, हाउसेज होंगी, सभी हाउसेस क्या होंगी? रेस्ट में होंगी। ऐसा थोड़ा होता है कि तुम स्कूल गए, तुम्हारा स्कूल एक दिन यहाँ पे था, दूसरे दिन कहीं और चला गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसको हाउसेस या स्कूल्स जितने भी होंगे या हाउसेस जो होंगे वो क्या होंगे? रेस्ट में होंगे। ठीक है। और क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोल्स भी क्या होंगे? इलेक्ट्रिक पोल्स भी रेस्ट में होंगे। ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्या बोलेंगे? तो ये तो रिलेटिव टर्म हो गया ना कि हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर कोई कार चल रही हो, अगर तुम कार के अंदर ही बैठे हो और तुम्हारा दोस्त भी कार के अंदर बैठा है, तो तुम दोस्त को नहीं बोलोगे कि तुम मोशन में हो, तुम क्या बोलोगे? कि तुम मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो, तुम मेरी तुलना में रेस्ट में हो, तुम मेरे रिफरेंस से रेस्ट में हो। क्लियर हो गया? तो ये सभी बात बोलेंगे। तो यहाँ लिख देंगे मूविंग बस या मूविंग कार, जो भी मोशन में होता है, मोशन कर रहा है, तुम बाहर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो तो बोलोगे कार कैसा है? मोशन में है। ठीक है। और बाकी सभी चीजें जो ऐसे चलेंगी तुम्हारे रेस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, उनकी पोजीशन लगातार बदल रही होगी, तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। ठीक है। क्लियर हो गया सबको? नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़े। तो दूसरा पॉइंट यहां पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, डिस्टेंस को। ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा बेहतर है, बट थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। और इसमें हम समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो पहली बात हम यहाँ लाइन बना देते हैं। यहाँ पर देखिए, तो इस तरफ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्टेंस को पढ़ेंगे। डिस्टेंस को हम हिंदी में कहते हैं दूरी। क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में तो डिस्टेंस ही होता है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं विस्थापन। क्लियर है?
हमको हिंदी नहीं समझना था लेकिन हमने बताया यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब क्या है। पहले एग्जांपल देके समझते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो तुमने ए कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ए कोई एक पॉइंट है और ए जो पॉइंट होगा यहाँ से तुमने चलना शुरू किया, चलते चलते यहाँ पे बी पे पहुंचे और बी से चलते चलते तुम कहीं सी पे पहुंच गए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। या तो तुम यहाँ से चलना शुरू किए ए से और तुम चलते चलते कहाँ पहुंच गए, कहीं पहुंच गए, मान लो फिर यहाँ पहुंच गए, बी पे पहुंच गए। तो डिस्टेंस कहता है कि जो एक्चुअल में जो लेंथ कवर्ड हुई है, ये जो लेंथ कवर्ड हुआ है, किसी भी दिशा में जाओ उससे मतलब नहीं है, जो एक्चुअल में लेंथ कवर्ड हुआ है इन इरेस्पेक्टिव डायरेक्शन में, वो कहलाता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब हो गया तुम जितना जितना दूरी को, जितने जितने लेंथ को कवर किए हो अपने द्वारा, वो तुम्हारा डिस्टेंस होगा। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ से चलेंगे, ए से चला बी तक, तो बी मान लेते हैं 3 किलोमीटर हमने चला। 3 किलोमीटर कहाँ से कहाँ गया? ए से बी, ठीक है। और बी से सी कितना किलोमीटर चल गया? मान लेते हैं 4 किलोमीटर हमने यहाँ पे चल दिया, ठीक है। तो 3 किलोमीटर यहाँ हुआ, 4 किलोमीटर यहाँ हुआ, तो टोटल अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बता दीजिए हमें, बोलो बोलो, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा टोटल जो डिस्टेंस होगा, टोटल जो लेंथ होगा, ऐसे बोले टोटल लेंथ बराबर कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, तो बराबर हो गया 7 किलोमीटर। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमने किसी भी दिशा में जाओ, तुम्हारे द्वारा टोटल जो लेंथ कवर्ड होगा उसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस। तो हमारा डिस्टेंस यहाँ कितना निकला? 7 किलोमीटर। तो डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? बहुत ही आसान डेफिनेशन है, सब लोग लिख के याद करेंगे, मेरे साथ ही यहाँ पर याद करो। तो लिखोगे द एक्चुअल लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन इरेस्पेक्टिव डायरेक्शन। इरेस्पेक्टिव डायरेक्शन मतलब किसी भी दिशा में जब तुम चलोगे तो तुम्हारे द्वारा ट्रेवल किया गया या कवर किया गया टोटल एक्चुअल जो लेंथ होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। उसी क्या बोलेंगे जी? डिस्टेंस। क्लियर हो गया? अब यहां से हमें डिस्टेंस की डेफिनेशन मिल गया। अब यही चीज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट में यहां से तुमने कहाँ गया, वही फिगर फिर से बनाते हैं, ए से बी और बी से कहाँ चले गए थे? सी। तो एक्चुअल में लेंथ कितना कवर किया था? 7 किलोमीटर। मतलब यहाँ पर 3 किलोमीटर और यहाँ पर 4 किलोमीटर तुमने डिस्टेंस को कवर किया है। समझ गए? तो डिस्प्लेसमेंट कहता है कि जो ए से सी तक की, इसे हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन। और इसको उससे बोलते हैं फाइनल पोजीशन। मतलब जहां से हमने शुरू किया उसको इनिशियल, और जहां पे हमने एंड किया उसको फाइनल। ठीक है? तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के शॉर्टेस्ट लेंथ, बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, इसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट। हम ऐसे गए इसे डिस्टेंस बोलेंगे, लेकिन जब हम इस लाइन को, इस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को जब हम एक शॉर्टेस्ट लाइन से जो ज्वाइन करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा इसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। अगर यहाँ पे 90 समझ लेते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्लास 8 में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। क्या पढ़ा था बताइए? ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर बराबर, बोलो बोलो, ए बी का स्क्वायर, यस, प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बराबर क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। और ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25।
इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 किलोमीटर आएगा। मतलब यहाँ से तुमने कितना दूरी है डिस्प्लेसमेंट का, कितना लेंथ है डिस्प्लेसमेंट का, वो है 5 किलोमीटर। ठीक है, यस और नो, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है और 7 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस और ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कभी भी बात आएगी तो क्या बोलना है, डिस्प्लेसमेंट में कभी भी बात आएगी तो क्या बोलना है, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इरेस्पेक्टिव डायरेक्शन। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोलना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोलना है, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगता है कि कभी भी जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है, सोच के बताओ, क्या कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? तो कभी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के छोटा हो सकता है डिस्टेंस से, या डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। चलो यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटा दें, ओके। चलिए, अगर मान लेते हैं कि हमने ए पॉइंट से चलना शुरू किया और ए पॉइंट से चलते हुए हमने इस बी पॉइंट पे आए, ठीक है, ए पॉइंट से चलते हुए हमने इस बी पॉइंट पर आए, तो हमारा लेंथ तो ये होगा, तो लेंथ तो काफी ज्यादा है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ये होगा, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये होगा। तो डिस्प्लेसमेंट देखो छोटा, डिस्टेंस क्या बड़ा। लेकिन और कोई एक और केस लेते हैं तो देखेंगे ए से अगर हम स्ट्रेट जाते हैं बी की तरफ, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। लेकिन इस केस में देखेंगे ए से बी गए तो देखेंगे कि डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो या तो डिस्टेंस, तो यहां पर स्टार बना क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट is always less or equal to distance, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या डिस्टेंस के बराबर होगा। डिस्टेंस से छोटा होगा बाकी सारे केसेस होंगे, डिस्टेंस के बराबर होगा स्ट्रेट लाइन पाथ में। यह है स्ट्रेट लाइन पाथ, क्लियर है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं, और बाकी किसी केस में डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, कभी उससे छोटा नहीं होगा, ठीक है दादा। और थोड़ी सी बात करते हैं, तो अगर हम यूनिट लिखना चाहें, यूनिट SI यूनिट, बात करते हैं किसकी, SI यूनिट की। SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट, ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम में डिस्टेंस का यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो बराबर क्या होगा, मीटरी मतलब मीटर, इसका सिंबल है स्मॉल m, ओनली स्मॉल m, क्लियर है। और इसका भी SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी कितना हो जाएगा, मीटरी मतलब मीटर, और इसका स्मॉल m, ठीक है। डॉट भी हम अवॉइड करेंगे, क्लियर हो गया। तो स्मॉल m मतलब मीटर इज द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बोथ इज अ लेंथ, दोनों क्या है, लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये कैसे होगा? कोई लेंथ ही तो होगा। मान लेते हैं ए से चलना शुरू किए और कहीं भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, हमको दिशा की कोई जरूरत नहीं है, बी पर आ गए। एक लेंथ हमने कवर किया, तो इस लेंथ को हम पॉजिटिव ही रिगार्ड करेंगे, तो लेंथ तो नेगेटिव होना नहीं है। जो उसने चला वो क्या है? लेंथ है, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहीं पर जो डिस्प्लेसमेंट होंगे, जो डिस्प्लेसमेंट होंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। यह डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, इसको समझने के लिए कैसे समझना होगा? देखिए, अगर मैं ए से चला और बी की तरफ गया, ठीक है, अगर ए से मैंने बी की तरफ गया तो मैंने एक दिशा लगा दिया। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन और हम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दरअसल लेंथ को नेगेटिव और पॉजिटिव बनाने का नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब है कि उसकी दिशा से है, उसकी डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो ए से बी की तरफ अगर हम जाएंगे तो हम इस डायरेक्शन को बना लेते हैं पॉजिटिव रिगार्ड कर लेते हैं, जैसे हमने वेक्टर में करते थे। थोड़ी सी मैं वेक्टर की बात अभी करूंगा, है ना। तो वेक्टर ऐसी चीजें होती हैं जिनको दिशा की जरूरत होती है, जिनको डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शन की जरूरत होती है या कंप्लीट सेंस देने के लिए जिनको दिशा जरूरी है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ए से बी गया और ए से बी जाने में हमने क्या करा? पॉजिटिव रिगार्ड कर लिया। ठीक है, पॉजिटिव रिगार्ड कर लिया और उसके ए से भी हमने क्या रिगार्ड कर लिया? दिशा को पॉजिटिव रिगार्ड कर लिया, और इसके जस्ट अपोजिट दिशा को हम क्या रिगार्ड करेंगे? नेगेटिव रिगार्ड करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने ए से बी गए तो ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम वापस आने लगे तो इस दिशा को हम क्या बोल देंगे? नेगेटिव बोल देंगे। बात क्लियर हो गई? ऐसा नो, मान लो कि ए से बी गए और बी से यहां तक हमने आ गए, इस जगह पे आ गए, तो ये जगह हो गया सी। अब ए से सी को ज्वाइन करना होगा, ए से सी को ज्वाइन करना होगा। तो ए से सी की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो किस तरफ है? इस तरफ है। तो कौन सा डायरेक्शन लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और जहां से चले फिर वहीं से वापस आ गए, बी से बी पर गए और फिर बी से ए पर आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। इस प्रकार से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और क्या होगा? जीरो भी होगा। क्लियर हो गई बात है? और लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इस बात को मेंशन कर लिया, लिख लिया? ओके। और कुछ बातें हैं जो डिस्टेंस में बता सकते हैं? डिस्टेंस is a scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, थोड़ा सा मेंशन कर दूं कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी
या स्केलर्स, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या स्केलर्स क्या होंगे? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, उसे हम बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे दोज फिजिकल क्वांटिटीज which those physical quantity which are represented by, तो which are represented by only magnitude, ओके इनको दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है, उन्हें हम बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि एग्जांपल ग्रुप में बताना चाहो तो एग्जांपल क्या हो गए? जैसे कि मास हो गए। अब मान लो तुम मार्केट में गए प्याज खरीदने या आलू खरीदने, तो आलू खरीदे कितना किलो? मान लेते हैं 5 किलो तुमने आलू खरीदा, तो क्या उसको 5 किलोग्राम कहने में तुम्हें कोई दिशा की जरूरत पड़ती है? नहीं ना। इसको कंप्लीट सेंस देने के लिए सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही काफी है, 5 kg, 5 किलोग्राम। ठीक है, इसके लिए कोई भी दिशा की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ऐसे ही डिस्टेंस, फिर है टाइम, ऐसी बहुत सारे डॉट एंड सो ऑन, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो स्केलर्स हैं। ठीक है, और वेक्टर्स जस्ट अपोजिट है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आर वेक्टर्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है ना, नोट करिए।